हेलो दोस्तों, मैं सुनील कुमार पटेल डॉक्टर पटेल मेडिकल एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे ईसीजी के बारे में। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम में कुछ टर्मिनोलॉजी होती है जिन्हें हम डिस्कस करते हैं। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी क्या है? इट इज अ टेक्निक विच इज यूज्ड टू स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक एक्टिविटी ऑफ हार्ट। ये क्या है? एक तरीका है, एक टेक्निक है जिसके द्वारा हम हार्ट की इलेक्ट्रिक एक्टिविटी की स्टडी करते हैं। दूसरा क्या है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ क्या है? इट इज अ इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड टू रिकॉर्ड इलेक्ट्रिक एक्टिविटी ऑफ हार्ट। ये क्या है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ क्या है? एक इंस्ट्रूमेंट है जो हार्ट की इलेक्ट्रिक एक्टिविटी को रिकॉर्ड करता है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम क्या है? इट इज अ रिकॉर्डेड ग्राफिकल रिपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रिक एक्टिविटी ऑफ हार्ट। ये क्या है? ये एक रिकॉर्डेड ग्राफिकल रिपोर्ट है इलेक्ट्रिक एक्टिविटी ऑफ हार्ट की जो इलेक्ट्रिक एक्टिविटी होती है उसकी ग्राफिकल रिपोर्ट है। नेक्स्ट क्या है? एंथोवेन विलियम क्या थे? फादर ऑफ इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ईसीजी। ये ईसीजी के जनक थे, फादर थे। अब हम बात करते हैं यूजेज ऑफ ईसीजी। ईसीजी के यूज क्या है? ईसीजी के बहुत सारे यूज है। ये बहुत सारी बीमारियों की डायग्नोज बनाने के काम में आता है ईसीजी। तो कुछ डिजीज के बारे में हम डिस्कस करते हैं, जैसे हार्ट रेट को पता करने के काम में आता है। हार्ट रिदम कैसी चल रही है हार्ट की, उसको पता करने का काम आता है। एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल कंडक्शन, हार्ट का जो कंडक्शन सिस्टम है वो कैसा चल रहा है उसको पता करने के काम में आता है ईसीजी। और हार्ट अटैक कंडीशन में हम ईसीजी करते हैं तो हमें पता चलता है कि हार्ट अटैक है। कोरोनरी आर्टरी डिजीज, अगर हार्ट की कोरोनरी आर्टरी में कोई डिजीज होती है, हार्ट की कोरोनरी आर्टरी क्या है? कोरोनरी हार्ट की ब्लड सप्लाई करती है। दो ब्रांच होती है उसके, जैसे लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी और राइट कोरोनरी आर्टरी। तो उनमें अगर कोई दिक्कत होती है तो उसको डिजीज पता करने के काम में हम ईसीजी करते हैं। हाइपरट्रॉफी ऑफ चैम्बर्स, अगर हार्ट के कोई भी चैम्बर्स अगर हाइपरट्रॉफी हो जाती है यानी कि इनलार्जमेंट हो जाता है तो हम उसको पता करने के लिए ईसीजी करते हैं। अब ईसीजी में एक पेपर यूज होता है जो कि आप चित्र में देख पा रहे हैं। एक यूनिकी पेपर, अलग पेपर होता है जो ईसीजी करने के काम में आता है। उसकी नॉर्मली स्पीड जो रहती है पेपर की मशीन से निकलने की वो होती है 25 mm पर सेकेंड। अगर हमें लग रहा है कि हार्ट रेट ज्यादा हाई हो रही है तो हम उसकी स्पीड को जस्ट दुगना कर देते हैं, 50 mm पर सेकेंड। इसकी स्पीड को क्या करते हैं? जस्ट दुगना बढ़ा देते हैं। अब हम बात करेंगे ईसीजी लीड्स के बारे में। ईसीजी लीड्स क्या होती हैं? 12 होती हैं ईसीजी लीड्स। ईसीजी इज रिकॉर्डेड बाय प्लेसिंग अ सीरीज ऑफ इलेक्ट्रोड on the surface of the body. Some leads connected these electrodes, so these leads are called ECG leads. ECG रिकॉर्ड्स करने के लिए हमारे सरफेस यानी कि चेस्ट पे कुछ इलेक्ट्रोड्स लगाए जाते हैं जिनमें कुछ लीड्स कनेक्ट होती हैं। इलेक्ट्रोड्स में क्या होती हैं? लीड्स कनेक्ट होती हैं। वही लीड्स ईसीजी मशीन में कनेक्ट होती हैं। ठीक है, तो उन लीड्स को हम ईसीजी लीड्स कहते हैं और जो इलेक्ट्रोड्स लगाए जाते हैं वो चेस्ट पे लगाए जाते हैं जो कि ईसीजी लीड्स से कनेक्ट होते हैं, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं। अब ईसीजी लीड्स कितने प्रकार की होती हैं? ईसीजी लीड्स होती है दो प्रकार की, बाइपोलर लीड्स और यूनिपोलर लीड्स। बाइपोलर लीड्स को हम स्टैंडर्ड लिम लीड्स भी कहते हैं क्योंकि बाइपोलर लीड्स में दो टर्मिनल होते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, और बाइपोलर लीड्स तीन होती हैं। लिम लीड्स फर्स्ट, राइट आर्म एंड लेफ्ट आर्म। इसका एक टर्मिनल राइट आर्म में लगाया जाता है और दूसरा लेफ्ट आर्म में। ठीक है, इसी तरह से लिम लीड सेकंड, इसका एक टर्मिनल राइट आर्म में एंड दूसरा लेफ्ट लेग में लगाया जाता है। इसी तरह से तीसरी लीड है लिम लीड थर्ड, लेफ्ट आर्म एंड लेफ्ट लेग। ठीक है, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, लीड फर्स्ट का पॉजिटिव टर्मिनल जो है लेफ्ट हैंड में है और नेगेटिव टर्मिनल जो है राइट हैंड में है। इसी तरह से लीड सेकंड का नेगेटिव टर्मिनल राइट हैंड में और पॉजिटिव टर्मिनल जो है वो लेफ्ट लेग में है। इसी तरह से लीड थर्ड में क्या है? इसका नेगेटिव टर्मिनल जो है लेफ्ट हैंड में है और पॉजिटिव टर्मिनल जो है वो लेफ्ट लेग में है। अभी हमने बात की थी लीड्स के बारे में, तो वहां मैंने बताया था आपको पीछे कि ईसीजी लीड्स जो होती हैं दो प्रकार की होती हैं, एक तो बाइपोलर लीड्स और यूनिपोलर लीड्स। बाइपोलर लीड्स की अब मैंने समझाया था अभी, अब मैं बता रहा हूं आपको यूनिपोलर लीड्स के बारे में। यूनिपोलर लीड्स जो होती है दो प्रकार की होती हैं। यूनिपोलर लिम लीड्स जो लिम्स में लगाई जाती है जैसे हाथ और पैर में। दूसरा है यूनिपोलर चेस्ट लीड। यूनिपोलर चेस्ट लीड जो हमारे चेस्ट पे लगाई जाती हैं।
यूनिपोलर लिम्ब लीड, अब हम बात करेंगे ओनली यूनिपोलर लिम्ब लीड्स के बारे में। यूनिपोलर लिम्ब लीड्स क्या होती हैं? जो लिम्स में लगाई जाती हैं, और इनको हम और किस नाम से जानते हैं? एगुमेंटेड लिम्ब लीड्स, एगुमेंटेड वोल्टेज लीड्स। अगर कोई क्वेश्चन आता है कि यूनिपोलर लीड्स को और क्या कहते हैं, तो हम बोल सकते हैं एगुमेंटेड लिम्ब लीड्स भी कहते हैं, एगुमेंटेड वोल्टेज लीड्स भी कहते हैं। अब ये लीड्स के नाम क्या है? ये 3 लीड्स होती हैं मेनली। एवीआर लीड्स जो राइट आर्म में लगाई जाती है, एवीएल लीड्स जो लेफ्ट आर्म में लगाई जाती है, और एवीएफ लीड्स जो लेफ्ट लेग में लगाई जाती है। अभी हमने बात की थी यूनिपोलर लिम्ब लीड्स की, अब हम बात करेंगे यूनिपोलर चेस्ट लीड की, जो कि चेस्ट पे लगाई जाती है ईसीजी करने के लिए। तो यूनिपोलर चेस्ट लीड को क्या कहते हैं? यूनिपोलर चेस्ट लीड्स आल्सो कॉल्ड वी लीड्स, इसको हम वी लीड्स भी कहते हैं। अगर क्वेश्चन आता है कोई कि यूनिपोलर चेस्ट लीड को और हम क्या कहते हैं, तो हम बोल सकते हैं यूनिपोलर चेस्ट लीड को हम वी लीड्स भी कहते हैं। और क्या बोल सकते हैं? पेरिकार्डियल चेस्ट लीड को हम क्या कहते हैं? पेरिकार्डियल चेस्ट लीड भी कहते हैं। ठीक है, अब ये क्वांटिटी में कितनी होती है? 6 होती है। तो नंबर 1 है V1, V2, V3, V4, V5, V6। अब V1 कहां लगाई जाती है? ओवर 4th इंटरकॉस्टल स्पेस नियर राइट एक्सटर्नल मार्जिन, जैसा आप चित्र में देख रहे हैं। और V2 ओवर द 4th इंटरकॉस्टल स्पेस नियर लेफ्ट एक्सटर्नल मार्जिन, वो राइट एक्सटर्नल मार्जिन पे होती है, लेफ्ट एक्सटर्नल मार्जिन पे लगाई जाती है। और V3 कहां लगाई जाती है? V3 लगाई जाती है इन बिटवीन V2 एंड V4, ये B2 और B4 के बीच में लगाई जाती है, जैसा चित्र में आप देख रहे हैं। और B4 क्या है? B4 ओवर लेफ्ट 5th इंटरकॉस्टल स्पेस ऑन द मिड क्लेविकुलर लाइन। ये कहता है हमारी जो मिड क्लेविकुलर लाइन जाती है वहां पे 5वें इंटरकॉस्टल स्पेस में लगाई जाती है। ठीक है, B5 ओवर लेफ्ट 5th इंटरकॉस्टल स्पेस ऑन द एंटीरियर एक्सिलरी लाइन, जो एंटीरियर एक्सिलरी लाइन है तो वहां पर 5th इंटरकॉस्टल स्पेस में हम B5 लीड्स को लगाते हैं। नेक्स्ट है B6 कहां लगाते हैं? ओवर लेफ्ट 5th इंटरकॉस्टल स्पेस ऑन द मिड एक्सिलरी लाइन, मिड एक्सिलरी लाइन में 5th इंटरकॉस्टल स्पेस में हम B6 को लगाते हैं। अब हम बात करेंगे वेव्स ऑफ नॉर्मल ईसीजी। नॉर्मल ईसीजी में जो वेव्स होती है वो कैसी होती हैं? तो नॉर्मल इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम हैज द फॉलोइंग वेव्स नेमली PQRST। नॉर्मल ईसीजी में जो होती है 5 वेव्स होती हैं, उनके नाम होते हैं PQRST। जैसे आप देख रहे हैं, मैंने डायग्राम में दिखाया PQRS और T। ठीक है, अब हम सबसे पहले वेव के बारे में बात कर लेते हैं, P वेव। P वेव क्या है? P वेव इज द फर्स्ट वेव इन ईसीजी। ये ईसीजी की सबसे पहली वेव है। ईसीजी में जब ग्राफ बनता है तो उसमें सबसे पहली वेव जो होती है P वेव होती है। किस कारण से होती है? ड्यू टू द डिपोलराइजेशन ऑफ एट्रियल मस्कुलेचर। एट्रियल मस्कुलेचर के कारण, एट्रियल मस्कुलेचर जब डिपोलराइज होता है, डिपोलराइजेशन होता है, तब हमारी जो है P वेव उत्पन्न होती है। नेक्स्ट क्या है? ड्यूरेशन ऑफ P वेव। P वेव की जो ड्यूरेशन है, नॉर्मल P वेव्स इज 0.1 सेकेंड। नॉर्मली जो है P वेव्स की जो ड्यूरेशन होती है 0.1 सेकेंड होती है। क्लिनिकल सिग्निफिकेंस, कुछ क्लिनिकल सिग्निफिकेंस है जिसकी वजह से डायग्नोस बनाते हैं। तो राइट एट्रियल हाइपरट्रॉफी में क्या होता है? हम P वेव्स इज 10, P वेव्स जो होती है लंबी हो जाती है कितने से? 2.5 mm से। नॉर्मली ये कितनी होती है? 2.5 mm लंबी होती है। और अगर राइट एट्रियल हाइपरट्रॉफी होती है तो इसकी चेंजेस हो जाते हैं। क्या होता है? 2.5 से ये लंबी हो जाती है। इसी तरह से लेफ्ट एट्रियल डायलिटेशन और हाइपरट्रॉफी, लेफ्ट एट्रियल डायलिटेशन और हाइपरट्रॉफी में क्या होता है? P वेव इज लंबी हो जाएगी। और कैसी हो जाएगी? एम शेप की हो जाएगी, एम शेप की हो जाएगी। हाइपरकैलेमिया में क्या होता है? P वेव स्मॉल एंड अब्सेंट। या तो P वेव बनेगी तो स्मॉल बनेगी, और नहीं तो अब्सेंट रहेगी। नेक्स्ट क्या है? एट्रियल फिब्रिलेशन। एट्रियल फिब्रिलेशन में P वेव अब्सेंट होती है। एट्रियल फिब्रिलेशन में जो हार्ट की रिदम होती है वो तेज हो जाती है, तो हार्ट में ग्राफ जो है इस तरह से बनता है। तो इसमें क्या होता है? P वेव जो है एब्सेंट हो जाती है। अभी हमने बात की थी P वेव के बारे में, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट QRS कॉम्प्लेक्स के बारे में। QRS कॉम्प्लेक्स क्या है? QRS कॉम्प्लेक्स इज आल्सो कॉल्ड द इनिशियल वेंट्रिकुलर कॉम्प्लेक्स। ये क्या है? इनिशियल वेंट्रिकुलर कॉम्प्लेक्स बोलते हैं इसको, और दूसरा नाम जो इनका है इनिशियल वेंट्रिकुलर कॉम्प्लेक्स है। इसके काउज क्या है? ड्यू टू डिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकुलर मस्कुलेचर। वेंट्रिकुलर मस्कुलेचर के डिपोलराइजेशन के होने के कारण QRS कॉम्प्लेक्स बनता है। QRS कॉम्प्लेक्स की ड्यूरेशन क्या होती है? QRS कॉम्प्लेक्स ड्यूरेशन होती है 0.08 to 0.10 सेकेंड।
इसके क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या है? बंडल ब्रांच ब्लॉक। बंडल ब्रांच ब्लॉक में क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स पे क्या फर्क पड़ता है? क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स प्रोलॉन्ग्ड और डिफॉर्मेट। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स जो है साइज में बड़ा हो जाता है और इसकी शेप जो है चेंज हो जाती है। हाइपरकैलमिया, हाइपरकैलमिया का मतलब होता है पोटेशियम लेवल ब्लड में बढ़ जाता है, और हाइपरकैलमिया के टाइम पे क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स पे क्या फर्क पड़ता है? क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स इज प्रोलॉन्ग्ड। इसमें भी क्या होता है? क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स जो है बड़ा हो जाता है, साइज में लंबा हो जाता है। अब हम बात करेंगे टी वेव के बारे में। इससे पहले हमने बात की थी क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स के बारे में, तो हम बात करेंगे अब टी वेव्स के बारे में। टी वेव इज द फाइनल वेंट्रिकल कॉम्प्लेक्स। ये क्या फाइनल वेव है, लास्ट वेव है, ठीक है। तो टी वेव के कारण क्या है? टी वेव इज ड्यू टू द रिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकुलर मस्कुलेचर। वेंट्रिकुलर मस्कुलेचर के रिपोलराइज होने के कारण टी वेव्स प्रोड्यूस होती है। हम चित्र में देख लेते हैं। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स में डिपोलराइजेशन में हम ऊपर की तरफ जाते हैं और रिपोलराइजेशन में नीचे की तरफ आते हैं। डिपोलराइजेशन और रिपोलराइजेशन, ठीक है। नॉर्मल ड्यूरेशन ऑफ टी वेव्स की होती है 0.2 सेकेंड्स। क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है? हाइपोकैलमिया और हाइपरकैलमिया। हाइपोकैलमिया में क्या होता है? टी वेव इज स्मॉल, फ्लैट और इन्वर्टेड। इसमें कभी कभी क्या होता है? वेव्स छोटी, टी वेव्स जो छोटी हो जाती है, फ्लैट हो जाती है कभी कभी, और इन्वर्टेड हो जाती है, यानी कि उल्टी बनती है। हाइपोकैलमिया में टी वेव्स इज टेल, लंबी होती है। ओल्ड एज में क्या होता है? क्या फर्क पड़ता है? सिग्निफिकेंस, क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या होते हैं? नंबर 1 होता है हाइपरवेंटिलेशन, वेंटिलेशन ज्यादा होने लगता है, एंजाइटी होने लगती है। एंजाइटी पता करते हैं, मायोकार्डियल इन्फेक्शन, पेरिकार्डाइटिस। इन सब में क्या होता है? टी वेव्स जो होती है स्मॉल, छोटी और इन्वर्टेड, यानी कि उल्टी बनती है। अब हम बात करेंगे इंटरवल्स एंड सेगमेंट्स ऑफ ईसीजी। अब हम ईसीजी के इंटरवल और सेगमेंट्स के बारे में बात करेंगे। इसमें कई सारे सेगमेंट्स होते हैं, जैसे पीआर इंटरवल, ठीक है। तो सबसे पहले हम पीआर इंटरवल के बारे में बात कर लेते हैं। पीआर इंटरवल किट के बीच बनता है। पीआर इंटरवल पी और क्यू वेव्स के बीच में बनता है। पी और क्यू वेव्स की जो दूरी होती है और जितने समय में तय होती है उसे हम पीआर इंटरवल कहते हैं, ठीक है। तो पीआर इंटरवल इज द इंटरवल बिटवीन द ऑनसेट ऑफ पी वेव एंड ऑनसेट ऑफ क्यू वेव। पी और क्यू के बीच की जो दूरी होती है उसे हम पीआर इंटरवल कहते हैं, ठीक है। अब ड्यूरेशन क्या होती है? पीआर इंटरवल इज 0.8 सेकेंड। पीआर इंटरवल की जो ड्यूरेशन जो होती है 0.8 सेकेंड होती है। क्लिनिकल सिग्निफिकेंस में क्या है? ब्रेडिकार्डिया। ब्रेडिकार्डिया का मतलब होता है डिक्रीज द हार्ट रेट, ठीक है। फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक। ब्रेडिकार्डिया और फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक में क्या होता है? इट इज प्रोलॉन्ग। पीआर इंटरवल का जो है साइज बढ़ जाता है। कब बढ़ता है? ब्रेडिकार्डिया और फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक में, ठीक है। अब कब कम होता है? इट इज शॉर्टेंड इन ट्रैकिकार्डिया। जब हार्ट रेट बढ़ जाती है तब इसका जो इंटरवल का टाइम होता है वो कम हो जाता है। पीआर इंटरवल जो होता है कम हो जाता है ट्रैकिकार्डिया में। अब हम बात करते हैं क्यूटी इंटरवल्स के बारे में। क्यूटी इंटरवल्स जो है, क्यूटी इंटरवल्स, क्यूटी इंटरवल्स क्या है? क्यूटी इंटरवल इज द इंटरवल बिटवीन द ऑनसेट ऑफ क्यू वेव एंड एंड ऑफ टी वेव। क्यू से लेकर टी वेव तक के बीच की जो दूरी होती है उसे हम क्यूटी इंटरवल कहते हैं, ठीक है। क्यूटी इंटरवल का टाइम ड्यूरेशन क्या है? क्यूटी इंटरवल इज 0.4 टू 0.42 सेकेंड्स। क्यूटी इंटरवल की ड्यूरेशन जो होती है 0.4 से लेकर 0.42 सेकेंड्स होती है, ठीक है। क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या है? मायोकार्डियल इन्फेक्शन, हार्ट का कोई इन्फेक्शन, मायोकार्डाइटिस, हार्ट में कोई इन्फ्लामेशन, हाइपोकैल्सीमिया, ब्लड में कैल्शियम की कमी हो जाना, हाइपोथायराइडिज्म, थायराइड हार्मोन्स का सीक्रेशन कम हो जाना। इस सब में क्या होगा? क्यूटी इंटरवल पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? ये क्या होगा? प्रोलॉन्ग हो जाएगा, लंबा हो जाएगा, इन लॉन्ग, ठीक है। और हाइपर कैल्सीमिया, जब कैल्शियम की मात्रा ब्लड में बढ़ जाती है तो क्या होता है? शॉर्टेंड। तो क्यूटी इंटरवल का साइज जो होता है कम हो जाता है। अब हम बात करेंगे एसटी सेगमेंट के बारे में। एसटी सेगमेंट क्या है? एसटी सेगमेंट इज द टाइम इंटरवल बिटवीन द एंड ऑफ एस वेव एंड ऑनसेट ऑफ टी वेव। एस वेव और टी वेव के बीच की जो दूरी होती है उसे हम एसटी सेगमेंट कहते हैं, ठीक है। एसटी सेगमेंट की नॉर्मल ड्यूरेशन जो क्या होती है 0.08 सेकेंड्स होती है,
अब क्लिनिकल सिग्निफिकेंस इसका क्या है, एंटीरियर और इंफीरियर मायोकार्डियल इन्फेक्शन, एक्यूट पेरिकार्डाइटिस, पेरिकार्डियम लेयर में इन्फेक्शन हो जाए, लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक। इन तीनों कंडीशन में क्या होता है, एलिवेशन ऑफ एसटी सेगमेंट। इन तीनों कंडीशन में एसटी सेगमेंट जो है एलिवेट हो जाता है, एलिवेशन होता है। नेक्स्ट है एक्यूट मायोकार्डियल इस्कीमिया। एक्यूट मायोकार्डियल इस्कीमिया में लेस ब्लड सप्लाई ऑफ मायोकार्डियल मसल्स। ब्लड सप्लाई जब हार्ट की मसल्स को जब ब्लड सप्लाई कम हो जाती है तो उसे एक्यूट मायोकार्डियल इस्कीमिया कहते हैं। वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी, इन दोनों वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी, इनलार्जमेंट ऑफ वेंट्रिकुलर्स, इन दोनों कंडीशन में क्या होता है, डिप्रेशन ऑफ एसटी सेगमेंट। इसमें जो एसटी सेगमेंट है वो डिप्रेस हो जाता है। नेक्स्ट क्या है, हाइपोकैल्सीमिया। हाइपोकैल्सीमिया का मतलब होता है पोटेशियम का लेवल क्या होता है, कम हो जाता है। तो पोटेशियम लेवल कम, ब्लड में पोटेशियम का लेवल कम होने पे एसटी सेगमेंट क्या होता है, प्रोलॉन्ग हो जाता है, यानी कि लंबा हो जाता है। एसटी सेगमेंट का जो साइज है वो बढ़ जाता है। और हाइपरकैल्सीमिया, शॉर्ट एंड इन एसटी सेगमेंट। हाइपरकैल्सीमिया में एसटी सेगमेंट का साइज जो है वो कम हो जाता है। अब हम बात करेंगे आर आर इंटरवल के बारे में। आर आर इंटरवल, आर आर इंटरवल क्या होता है, इज द टाइम इंटरवल बिटवीन टू कंसेक्यूटिव आर वेव्स। दो आर वेव्स के बीच की जो दूरी होती है उसे आर आर इंटरवल कहते हैं। आर आर इंटरवल की जो ड्यूरेशन होती है, आर आर इंटरवल इज 0.8 सेकेंड। इसकी जो बीच का जो टाइम समय है वो 0.8 सेकेंड है। अब हम बात करेंगे ईसीजी पेपर में हार्ट रेट कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो हाउ टू कैलकुलेट हार्ट रेट इन नॉर्मल ईसीजी। ईसीजी के पेपर में हम हार्ट रेट कैसे कैलकुलेट करेंगे, अगर आर आर इंटरवल के बीच में जो लार्ज स्क्वायर है वो इक्वल है, ठीक है, जैसे कि आप चित्र में देख रहे हैं हमारे आर आर इंटरवल में 4 लार्ज स्क्वायर आ रहे हैं। तो हमने क्या काम करा है, इसका एक फार्मूला है, हार्ट रेट बराबर 300 भाग नंबर ऑफ लार्ज स्क्वायर इन 1 आर आर इंटरवल। क्योंकि 300 हम इसलिए रखा है क्योंकि पूरे पेपर्स में 300 लार्ज स्क्वायर होते हैं। तो इसमें क्या करना होता है, जितने भी हमारे आर आर इंटरवल के बीच में लार्ज स्क्वायर आते हैं उनसे हम क्या करते हैं, 300 को भाग कर देते हैं, और जो भी आंसर आता है वो हमारी हार्ट रेट होती है। तो हमारा क्या है, 4 लार्ज स्क्वायर आए हैं तो हमने 4 से भाग कर दिया 300 को, तो हमारा जो है 75 बीट्स पर मिनट हार्ट रेट आ गई है। अगर अब हमारी हार्ट रेट जो है एबनॉर्मल है, आर आर इंटरवल के बीच में, किसी आर आर इंटरवल के बीच में 4 स्क्वायर से लार्ज स्क्वायर है और किसी के में 3 लार्ज स्क्वायर है, किसी में 5 लार्ज स्क्वायर है, तो हम उसके लिए क्या करते हैं, 6 सेकंड मेथड यूज करते हैं। ठीक है, 6 सेकंड मेथड क्या है, 6 सेकंड में कितने क्यूआरएस कॉम्प्लेक्सेस पूरे होते हैं 6 सेकंड में। तो 6 सेकंड में हमारे में क्या हो, 6 क्यूआरएस कॉम्प्लेक्सेस पूरे हो रहे हैं, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं। तो इसका मेनली क्या है, सिंपली काउंट द नंबर ऑफ कंप्लीट क्यूआरएस कॉम्प्लेक्सेस इन अ 6 सेकंड स्ट्रिप मल्टीप्लाई बाई 10। हम क्या करते हैं, 6 सेकंड में जितने भी क्यूआरएस कॉम्प्लेक्सेस पूरे होते हैं उनको 10 से गुणा कर देते हैं, और जो भी आंसर आता है उसे हम हार्ट रेट कहते हैं। ठीक है, तो और 6 सेकंड में कितने लार्ज स्क्वायर होते हैं, 30 लार्ज स्क्वायर होते हैं। 30 लार्ज स्क्वायर में जितने भी क्यूआरएस कॉम्प्लेक्सेस पूरे होते हैं उनको हम 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 10 से मल्टीप्लाई करने पे जो आंसर आता है उसे हम हार्ट रेट मानते हैं। ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स जरूर करें, और मेरी वीडियो को शुरू से लेके एंड तक जरूर देखें ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। थैंक यू, धन्यवाद।